शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट। आज करंट में हमारे पास पढ़ने के लिए काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। क्या क्या टॉपिक्स हैं हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले कुछ टॉपिक्स हैं, उसमें सबसे पहले आप लोग देखेंगे जीएस पेपर 2 का टॉपिक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। कौन सा टॉपिक है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। फिर सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये क्या है ये भी देखेंगे। फिर जीएस पेपर 3 के अंदर आप देखेंगे एग्री स्टैक, हॉर्टिकल्चर के बारे में, माइक्रो फाइनेंस के बारे में, रिफॉर्म्स बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक्ड रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। ये दोनों टॉपिक्स आपके इकोनॉमी के मेजर टॉपिक्स हैं। दिस एग्री स्टैक भी, माइक्रो फाइनेंस, अनएम्प्लॉयमेंट में, ये मेन आपका जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी में बहुत सपोर्ट करेगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स हैं, वो लास्ट में देख लेंगे हम लोग। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में मैं कुछ फैक्ट्स आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग सबसे पहले ये देखें बेटा, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले एक्ट लुक ईस्ट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब आया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। पहले एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है इस पर थोड़ा समझते हैं। आप लोगों ने आसियान का नाम तो जरूर सुना ही होगा ना, आसियान कंट्रीज के बारे में। ये सारा ग्रुप जो है आसियान कंट्रीज का ग्रुप है। आप लोगों के सामने कलर वाइज भी आप देख रहे हैं, जिसके अंदर आप लोग देख रहे हैं लाओस से वियतनाम से कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पूरा ये फिलीपींस, दीज ऑल असेंबल एंड मेक्स आसियान कंट्रीज। और जो ये कंट्रीज है, ये कौन सी कंट्रीज है? ईस्ट एशियन कंट्रीज। ये कौन सी कंट्रीज है? चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान। और ये इंडिया है। इंडिया क्या चाह रहा था पहले इंडिया की पॉलिसी क्या थी? लुक ईस्ट पॉलिसी। नाउ इंडिया खासकर मोदी के आने के बाद में क्या है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो आपको मेंस के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस में ये काम आ सकता है, प्लस प्रीलिम्स में भी कहीं ना कहीं इसके कुछ फैक्ट्स काम आ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है आप लोगों के सामने, जैसे आप लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं इसको। क्या कहती है? इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया होप्स टू डीपन इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिलेशनशिप। 3 वर्ड्स को दिमाग में लेंगे। क्या भारत क्या चाहता है? राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना। किनके साथ में? इन देशों के जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं और जो इंडो पैसिफिक के बड़े बड़े एरियाज हैं। बैलेंसिंग अगेंस्ट द राइज ऑफ चाइना इज अ की ड्राइवर। और इसका मेन पर्पस क्या है इसके अंदर? कि इसके अंदर चाइना को बैलेंस करना। आप खुद सोचिए, चाइना को अगर चाइना को बैलेंस करना है तो उसका तरीका क्या हो सकता है? जो उसके आसपास के कंट्रीज उनको अपने हाथ में लेना, यही तो आसियान कंट्रीज को। और आपको पता है जापान तो भारत का एक अच्छा पार्टनर रहा ही है, चाइना के साथ उसके संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। और कोरिया भी, नॉर्थ कोरिया के रिलेशन उसके साथ अच्छे हैं तो साउथ कोरिया के उसके साथ अच्छे नहीं है। यानी साउथ कोरिया, जापान तो फिर भी हमें अपने साथ दिखते हैं, लेकिन एक्ट ईस्ट के नाते इनके साथ और इनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करना था कि चाइना को हम लोग टारगेट कर सके। लिखना ऐसा नहीं है कॉपी में चाइना को टारगेट कर सके, पर हाँ कहीं ना कहीं अपने हितों को बचा सके, अपने हितों को सुरक्षित कर सके। इस पॉइंट से इस बात को ध्यान में लेना है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा ये देख लीजिए बेटा, चाइना का क्या व्यू है? वेरी इंपॉर्टेंट व्यू। चाइना क्या कहता है? इंडिया व्यूज द राइज ऑफ इट्स प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक राइवल एज अ सीरियस चैलेंज। अब इंडिया के प्रति चाइना का क्या सोचना है कि भारत का जो स्ट्रेटेजिक ताकत के तौर पे, एक रणनीतिक शक्ति के तौर पर जो उभार हो रहा है, कहीं ना कहीं वो उसको एक सीरियस चैलेंज देता है। एंड इज फॉर्जिंग रिलेशंस विद कंट्रीज अलोंग इट्स पेरिफेरी टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन। और जो उसकी सीमा के आसपास के कंट्रीज के देश हैं, उनके साथ में रिलेशंस को अच्छा करके ये क्या करना चाहता है? कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। ठीक है, इसीलिए बार बार कहते हैं ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अटल जी क्या कहते थे कि पड़ोस का कोई विकल्प नहीं है। आप पड़ोसी से लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, तो रिलेशन ही खराब करेंगे, क्योंकि पड़ोसी भी अपना घर छोड़ के जाने वाला नहीं है और आप भी अपना घर छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। इसलिए पड़ोस को, आप ये क्या कह रहे हैं कि आप अपने इनके पड़ोसियों के साथ रिलेशन अच्छा कर रहे हैं एंड चाइना को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है हम लोगों को? थोड़ा सा आसियान के बारे में समझते हैं बेटा। आसियान के बारे में क्या सोच है? आसियान को लेकर के क्या माइंडसेट है? बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स विद द 10 मेंबर्स ऑफ द आसियान इज द कोर प्लैंक ऑफ मोदीज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मेन पर्पज यही है कि इन जो 10 मेंबर्स कंट्रीज हैं, आसियान मेंबर कंट्रीज, इनके ब्लॉक को टारगेट करना। देखिए आप लोग एक बात देखेंगे इसमें कि जो ये कंट्रीज है ना, ये जो थाईलैंड, कंबोडिया, आप लोग सारे यहाँ पर जो मंदिर भी देखते हैं, इन मंदिरों का जो कल्चर है, यहाँ पर जो मुद्राएं मिलती हैं, इनके मंदिरों के ऊपर हनुमान जी से लेकर, गरुड़ से लेकर सारे देवी देवता जो हम लोगों के हैं, बहुत सारे देवी देवता इनके भी फॉलो किए जाते हैं। इनकी मुद्राओं पर भी हमारे जो देवी देवता हैं उनकी
प्रतीक मिलते हैं। आप लोग अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे, देन यू विल कम टू नो कि जो हमारा साउथ की संस्कृति है वो लोगों ने यहाँ पर आकर के बहुत बड़े स्तर पर राज किया। इस वजह से इनका और हमारा कल्चर बहुत मिलता है। अगर कल्चर मिलेगा तो क्या होगा, हम अपनी चीज़ों को इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इनकी चीज़ों को खरीद सकते हैं और बड़े स्तर पर व्यापार की एक अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई देती है। हमेशा ध्यान रखें, किसी भी देश के अंदर 3 तरीके के रिलेशन हो सकते हैं। कैसे कैसे रिलेशन हो सकते हैं? या तो G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, या B2B, बिजनेस टू बिजनेस, और या P2P, पीपल टू पीपल, एंड बेस्ट क्या है? P2P, पीपल टू पीपल रिलेशन। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग जुड़ गए तो फिर लोगों की सिंपैथी अपने आप उस चीज में आ गई, और जब लोग जुड़ जाएंगे तो लोग भी उनकी चीजों को खरीदने के लिए मांगेंगे, उनके देश के लोग भी हमारे कल्चर को समझेंगे, हमारी चीजों को मांगेंगे, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, अपने आप व्यापार भी होगा, अपने आप सरकारें भी जुड़ेंगी। इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी देश के साथ अगर सबसे अच्छा संबंध बनाना है तो लोगों के साथ संबंध अच्छा बनाना बेस्ट है। वो बात अलग है कि सरकार कभी किसी चीज़ को G2G से शुरू करती है, किसी को B2B से शुरू करती है ना, एकदम से लोग कई बार कनेक्ट नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इनिशिएटिव। जैसे आप दिल्ली देखेंगे, दिल्ली बहुत बड़े स्तर पर अफ्रीकन बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए, आप लोगों को वेस्ट इंडीज़ और यहाँ सब के इतनी बड़ी तादाद दिखाई देगी, तब आप लोग देखकर हैरान होंगे कि यार कभी कभी लगेगा कि भारत भी है कि नहीं है। इतने अलग अलग निग्रोज और सब वहाँ आपको मिलेंगे। तो इसका रीज़न क्या है? भारत सरकार जो विशेषकर जो LDCs हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके लिए यहाँ पर ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है कि ताकि उनको सस्ते में एजुकेशन मिल सके और भारत उनको सपोर्ट कर सके। इससे क्या होगा, अगर वो भारत से एजुकेशन पाए होंगे तो क्या होगा, एक तरीके से भारत के प्रति उनका कमिटमेंट आ जाएगा, वो भारत में रहेंगे, भारत के लोगों से जुड़ेंगे और अल्टीमेटली फिर वो भारत की चीज़ों को भी समझेंगे, भारत की चीज़ों को समझेंगे, भारत के कल्चर को समझेंगे, यहाँ की चीज़ों की डिमांड करेंगे, वहाँ पर जाकर के मांगेंगे और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए एक बात हमको ये भी क्लियर हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा इस बात में इधर जाकर के देखते हैं कि आखिर ऑस्ट्रेलिया का इस पर क्या विजन है। ऑस्ट्रेलिया को लेकर के थोड़ा सा देखें। चाइनाज राइज हैज कंपेल्ड इंडियन आउटरीच टू फोर्ज ए स्ट्रॉन्गर डिफेंस पार्टनरशिप। क्या कह रहा है? चाइना का राइज जो है उसने मजबूर कर दिया है कि हाँ, उसका जो डिफेंस पार्टनरशिप है ऑस्ट्रेलिया को मजबूत करना पड़ रहा है। आज आप लोग क्वाड का नाम सुनते हैं। क्वाड का मतलब क्या है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, इन 4 देशों का एक ग्रुप है ना। कहीं ना कहीं चाइना को लगता है कि मुझे ही काउंटर करने के लिए काम किया जा रहा है। भारत बोलता नहीं, करता है। तो समझ सकते हैं आप। ऑस्ट्रेलिया जो है वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना ने ही ऐसा थ्रेट क्रिएट किया है कि हम लोगों को अपना डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करना पड़ रहा है। जापान का क्या व्यू है? द की रीजनल पावर शेयर्स इंडियाज कंसर्न्स ओवर चाइनाज एक्सपेंशन। द की रीजनल पावर मतलब जो मेजर इस एरिया की पावर्स हैं वो भी शेयर करती है इंडिया की चिंता को। क्या चिंता है इंडिया को? कि चाइना का जो है वो एक्सपेंशन हो रहा है। चाइना का एक्सपेंशन हो रहा है तो उसके कारण वियतनाम को भी इशू है, उसके कारण फिलीपींस को भी इशू है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे आप लोग कि इस वाले एरिया के अंदर जो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये इसमें 9 डैश लाइन्स ये ड्रॉ करता है, और जो यहाँ पर स्पार्टले आइलैंड्स आप लोग देखेंगे, स्पार्टले आइलैंड्स हैं, है ना, पार्सल आइलैंड्स हैं, इन सारे आइलैंड्स पर चाइना अपना क्लेम करता है। चाइना क्या कहता है कि ये जो आइलैंड्स हैं ये मेरे हैं, है ना। इस वजह से चाइना का वियतनाम के साथ में भी इशू रहता है, इधर वियतनाम से भी इशू है, फिलीपींस से भी इशू है, और इंडोनेशिया से भी कहीं ना कहीं कुछ बातों पर डिस्प्यूट हो जाता है। ये मेजर जो रीजनल पावर्स हैं ये भी थ्रेट में आ जाती हैं, और भारत को चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि एक्सपैंड कर रहा है। तो इस वजह से भारत की जो चिंता है उसके अंदर जापान भी हामी भरता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप देखेंगे, न्यू दिल्ली विशेस फॉर इट्स रिमोट नॉर्थ ईस्ट विंग टू सर्व एज ए ट्रेडिंग हब दैट कनेक्ट टू साउथ ईस्ट एशिया थ्रू म्यांमार। देखिए हमारा ये वाला जो रीजन है, ये कई बार इसको यहाँ का म्यांमार का हम लोग डोर एंट्री भी बोलते हैं ना, क्योंकि इधर के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये सारे कंट्रीज इधर से स्टेट्स आपके जुड़े हुए इधर से। अगर हमारा इनके साथ रिलेशन अच्छा हो और हमारा यहाँ से ट्रांजिट अच्छा हो तो चीज़ यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आ सकती है, यानी हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बढ़िया रूट हो सकता है ये। तो ये तभी हो सकता है जब हमारा नॉर्थ ईस्ट के द्वारा कनेक्टिविटी अच्छी हो, ठीक है। And South Korea, India wants to deepen trade, investment, security ties with this regional economic power. भारत क्या चाहता है? साउथ कोरिया से कैसे संबंध अच्छे करे? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी। These 3 words will tell you the whole story between India and South Korea. हमेशा ध्यान रखें, किसी भी देश के साथ अगर आप रिलेशन पढ़ रहे हैं और अगर उसके अंदर किन मुद्दों पर
आपका विचार मिलता है। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी। बात समझ आ रही है बेटा? और अगर आपने ये चीज़ें ध्यान में रखी, आपने जो चीज़ पढ़ा उसको माइंड में ले लिया कि भाई साउथ कोरिया को लेकर के मैं क्या सोचती हूँ, तो मैं ट्रेड सोचती हूँ, मैं निवेश सोचती हूँ, मैं सुरक्षा सोचती हूँ। 3 पॉइंट अगर ले लें तो उसके बाद में इन तीनों पॉइंट को अगर आप खोलें तो आप 10 पन्ने का एक आंसर तक लिख सकते हैं, बशर्ते आपके पास व्यू क्लियर होना चाहिए। जैसे आप किसी दोस्त के साथ अगर अपना रिलेशन मेंटेन करते हैं, आपके मान लीजिए 2 अलग अलग फील्ड के दोस्त हैं, एक एजुकेशन की फील्ड का दोस्त है और एक मस्ती वाला दोस्त है, होता है ना ऐसा। एक एजुकेशन का जब भी काम आता है तो उसके साथ बैठते हैं, एक मस्ती वाला दोस्त है जो मस्ती का काम करता है। वो बात है, कुछ लोगों का एक ही दोस्त होता है जो सारे काम करता है। तो अगर जो एजुकेशन वाला दोस्त है उसके साथ जब हम बैठते हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड पूरी डिटेल ले लेते हैं। मस्ती वाला दोस्त है उससे पूरी, हमें दोनों का कॉन्सेप्ट पता है कि एजुकेशन वाले जो दोस्त है उसके ये 2 पॉइंट्स है जिसके कारण हम उनसे जुड़े हुए हैं, मस्ती वाला जो दोस्त है उसके 1 पॉइंट है जिसका हम उनसे जुड़े हुए हैं। हमें क्लैरिटी है उनके साथ रिलेशन को लेकर के, तो हम उसके साथ फिर कैसे आगे डील करेंगे वो पॉइंट भी क्लियर रहता है। इसलिए जब भी कभी आप किसी से विदेशी संबंधों को देखें तो आप वो बेसिस देखें किसके आधार पर वो देश उसके साथ जुड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए फटाफट से आगे आते हैं, देखते हैं क्या चलता है आगे। चलिए, व्हाट इज द एक्ट ईस्ट पॉलिसी? है क्या ये? इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज अ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव टू प्रमोट इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल रिलेशन। आपने जो एशिया पैसिफिक के देश हैं उनके साथ में भारत क्या चाहता है? अपने आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को अच्छा करना। ये 3 चीज़ें तो चाहिए ना किसी भी देश के साथ में। आर्थिक संबंध अच्छे चाहिए, स्ट्रेटजिक क्यों? क्योंकि हम इंडो पैसिफिक के अंदर सेंट्रल कंट्री हैं, हम लोग इंडो पैसिफिक में सेंट्रल हैं, और अगर इनके साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हो गए तो बाय डिफॉल्ट चाइना जो हमारा ये मलक्का स्टेट के थ्रू इधर आकर के ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। हिस्ट्री में भी देख रहे थे कि मलक्का का जो ये एरिया है वो कैसे पोर्टुगीज ने ऑक्यूपाई करने की कोशिश की, बिकॉज दैट वॉज द मेजर रूट टू ट्रांजिट। तो इस वजह से ये चाइना के लिए मेन डोमिनेशन का सेंटर बना हुआ है। तो अगर हम इसके और इसको कंट्रोल करेंगे तो चाइना को अपने आप ही कंट्रोल कर पाएंगे। तो हम लोगों की पर्पस क्या है इसमें? 3 बातें, इकोनॉमी, स्ट्रेटजिक एंड कल्चर रिलेशंस को मेंटेन करना एशिया पैसिफिक रीजन में। इट इज कंसिडर्ड द मॉडर्न वर्जन ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट का मॉडर्न वर्जन माना जा रहा है, विच वॉज लॉन्च इन 1991 बाय PM नरसिम्हन। पहले नरसिम्हन राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी लाया था, लेकिन बाद में फिर इसको एक्ट ईस्ट में कन्वर्ट किया गया। लुक ईस्ट का मेन फोकस क्या था? शिफ्ट द कंट्रीज ट्रेडिंग फोकस फ्रॉम द वेस्ट एंड नेबर्स टू बूमिंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। देखिए 91 से पहले का थोड़ा सा मैं दौर आप लोगों को याद दिलवाऊं। 91 में हमारे देश में LPG आ रहा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उससे भी 2 साल पहले चले 89, उससे भी पहले चले, अगर मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ 47 में, 47 हम आज़ाद हुए, है ना। 52 फर्स्ट इलेक्शंस हुए, उसके बाद में 5 ईयर प्लान आया, फिर 57 में फिर ऐसे ऐसे करके प्लान्स आएंगे। 64, 66 हमारे देश में ताशकंद समझौता और शास्त्री की हत्या, इंदिरा गांधी। 84 ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या। 89 तक फिर राजीव गांधी रहेंगे। 89 के बाद में फिर हमारे देश में गठजोड़ सरकारें आ जाएंगी। यही हो रहा है हमारे देश में। 89 तक हमें पीछे से बैक कर रहा है USSR, क्योंकि 89 तक USSR का एग्जिस्टेंस है, बट 89 में USSR भी टूट जा रहा है। तो जैसे वो टूटता है हमारा सपोर्ट कम हो गया, हमें 91 में आकर के IMF और वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार लेना पड़ रहा है। उसके बदले में वो हम लोगों पर शर्तें लगा रहे हैं कि आपको अपने मार्केट को खोलना पड़ेगा, और हम अपना मार्केट खोल रहे हैं। 91 का टाइम, 91 के टाइम में हम PM नरसिम्हा राव पॉलिसी लाते हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी। अब थोड़ा कनेक्ट कीजिए। 91 में हम पर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हमें कहा गया आप अपना मार्केट खोलिए। 91 से पहले तक भारत वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखता था, लेकिन 91 के बाद में भारत ने कहा हमें आसियान कंट्रीज़ की तरफ ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वो कंट्रीज़ बहुत मार्केट, बड़ा मार्केट है उनके पास में, हमारे पास प्रोडक्ट है तो हम उनको दे सकते हैं या फिर उनसे चीज़ों को ले सकते हैं और एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, और प्लस वो हमारी ही मुद्रा में हमसे डील कर सकते हैं। हमारी मुद्रा में, आसियान कंट्रीज़ में रुपए के प्रति विश्वास है, तो वो हमारी मुद्रा में भी डील कर सकते हैं, हमें दिक्कत नहीं है। इसी वजह से 91 के अंदर ये लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई कि वेस्ट से अपना ध्यान हटा करके अब ईस्ट पर लाएं। ठीक है। द एक्ट ईस्ट पॉलिसी वॉज लॉन्च एट ईस्ट एशियन समिट इन म्यांमार इन नवंबर 2014। आ गया 14 में बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, तब एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाए गए।
और आपको भी पता है मोदी जी की इस समय वर्ल्ड फेम क्या है, उन्होंने विश्व राजनीति पर या फिर विदेशी रिलेशन पर बहुत ज़्यादा काम किया है, और उसी का सबूत आज आप लोग 2022 में 23 में आकर के ये सब देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इसी चीज़ से भी एक बहुत बड़े स्तर पर शुरुआत हुई, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले प्रेफरेंस क्या दिया, अपने पड़ोसियों को। आप देखेंगे पीएम मोदी की जब ओथ सेरेमनी थी तो उसके अंदर उन्होंने सारे जो ये आसियान कंट्रीज़ के मेंबर जो प्रधान थे नेतृत्व में, सार्क के लोग भी जो हेड थे, सार्क के सबको उनको बुलाया था इन्होंने, और ये पहली बार हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो नियरेस्ट जो लोग थे उनको प्रेफरेंस दी थी। ठीक है, अंडर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी द गवर्नमेंट इज रिलाइंग ऑन 3 C's, वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चर, कनेक्टिविटी, कॉमर्स। बस 3 वर्ड्स पकड़ लीजिए बेटा, सरकार तीन बातों पर ध्यान दे रही है, कल्चर, कनेक्टिविटी एंड कॉमर्स। कल्चर अगर किसी भी देश के साथ आपने साझा कर लिया, समझ लीजिए आपने उस देश के लोगों को अपना बना लिया। आज आप एक बात बताइए, बौद्ध धर्म, आपको पता है बौद्ध धर्म का ओरिजिन कहाँ हुआ है? इंडिया में। जैन धर्म का ओरिजिन कहाँ हुआ है? इंडिया में। वो बात अलग है कि जैन धर्म भारत की धरती से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं फैल पाया, थोड़ा रिजिड था जैन धर्म का, और रिजिडिटी भी क्या थी, जैन धर्म थोड़ा लोकलाइज्ड धर्म के हिसाब से मोल्ड हो गया, इसलिए लोकल में रह गया। बौद्ध धर्म जो था ना, ये अपनी धरती पे तो ख़त्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे जापान से लेकर, आप नेपाल से लेकर, आप म्यांमार देख लीजिए, आप चाइना देख लीजिए, बहुत बड़े स्तर पर बौद्धिज़्म को फॉलो किया। शुरू किसने किया? ये इंडिया ने। आज आप देखते हैं हमारे जो तिब्बत के दलाई लामा हैं, वो हमारे देश में शरणार्थी के तौर पर निवास करते हैं। सब क्या चीज़ें दिखाती हैं, कहीं ना कहीं कल्चर जब किसी के साथ हमारा जुड़ जाता है तो हम लोग वहाँ पर एक भाईचारा महसूस करते हैं। तो सी, फर्स्ट इज कल्चर, यानी आप इन देशों के साथ कैसे कनेक्ट होइए? कल्चर के थ्रू। दूसरा, कनेक्टिविटी, आप ट्रांसपोर्टेशन अपना डेवलप कीजिए। आज आप लोग तापी प्रोजेक्ट देखते हैं ना, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ऊपर से आएगा पूरा कनेक्टिविटी। आप लोग नीचे म्यांमार से जो ये वाला एरिया इधर से इधर तक के लिए देखते हैं, पूरा रूट डेवलप हो रहा है इधर के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? कनेक्टिविटी, क्योंकि कनेक्टिविटी होगी तो किसी भी देश को एक दूसरे के साथ आना जाना, बातचीत करना अच्छा लगेगा। आप देखेंगे हिस्ट्री में हमारे देश के अंदर जब ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होगा तब क्रांति जो थी, जो आज़ादी का मूवमेंट था, वो तेज़ी से बूम कर जाएगा। कारण जो लोग साउथ में क्रांति के बारे में सोच रहे थे, जैसे वो मूव करके नॉर्थ में जाएंगे उनको लगेगा अरे यहाँ वाले लोग भी परेशान हैं, अरे ये लोग भी परेशान हैं, अरे मेरे ईस्ट के भी एरिया के परेशान हैं, सब परेशान, और क्रांति हो गई। मतलब क्या हुआ, जब लोग कनेक्ट करेंगे तब लोग अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकेंगे, समझ सकेंगे। इसलिए दूसरा पॉइंट क्या है? कनेक्टिविटी। और थर्ड पॉइंट क्या है? कॉमर्स, व्यापार, वो उसका बेस है, क्योंकि इकोनॉमी के बिना कोई भी चीज़ का फायदा नहीं। अल्टीमेटली शुरुआत कॉमर्स के लिए ही होती है, पर शुरुआत यहाँ से होगी तो बेटर होगी। ठीक है, ये बात हम लोगों को क्लियर, आगे बढ़ जाए। चलिए, की डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या, ये भी देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट के अंदर डिफरेंस क्या है? फोकस ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी क्या था? लुक ईस्ट पॉलिसी का फोकस टू इंक्रीज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड द एरिया वाज कन्वर्टेड टू साउथ ईस्ट एशिया ओनली। सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज, आसियान कंट्रीज इसमें मेन फोकस थे, और उनका भी मेन पर्पस क्या था? इकोनॉमिक पर्पस से उनको जोड़ना, आर्थिक पर्पस से उनको जोड़ना। ऑन दी अदर हैंड, इसका जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मेन पर्पस क्या है? इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस मजबूत करना। ठीक है, एंड द फोकस एरिया टू साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज साउथ ईस्ट एशिया, नहीं खाली ईस्ट एशिया की भी इन लोगों ने बात की। आप लोग देखेंगे इधर थोड़ा सा, इस पिक्चर को देखें तो ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे आप लोग। ये देखिए, ये आपका ईस्ट एशियन कंट्रीज पूरी है ना, और पहले इन लोगों का फोकस किधर है? ये वाली कंट्रीज में, है ना। और अब ये लोगों ने बोला इस पर तो ध्यान रखो, साथ में इस पे भी ध्यान करो, इधर से फोकस करके इधर लेकर के आए। मेन इसमें बड़ा चेंज ये है। ठीक है, आगे क्या है, क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या था? मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी बताया ही कि वहाँ आर्थिक था, यहाँ पर आर्थिक और रणनीतिक हो गया। इकोनॉमिक कॉपरेशन, कल्चर टाइज, डेवलप स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद द कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक। आर्थिक सहयोग बढ़े, कल्चर बढ़े और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अच्छी हो एट रीजनल, बायलैटरल एंड मिलिट्री लेवल। थोड़ा ध्यान रखें इसको। रीजनल लेवल मतलब एक क्षेत्र के लेवल पर, उस क्षेत्र में जो जो देश आए। बायलैटरल एक देश के दूसरे देश के साथ, और मल्टीलेटरल
कई बहुपक्षीय, एक मैटर नहीं कई सारे मैटर्स पे अपन लोग एक साझा करें विचार। टू इंक्रीज द इंटरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एशियन स्टेट्स विद अदर नेबरिंग कंट्रीज। मैंने अभी आपको क्या बताया, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये 4 स्टेट्स का बॉर्डर लगता है म्यांमार से। ये चारों स्टेट्स, इनका जो पड़ोसी देशों से रिलेशन बॉर्डर लगता है, उनके साथ इनके रिलेशंस अच्छे हों। आप देखेंगे म्यांमार के अंदर जो नागा हेड था, उस पर जब ऑपरेशन करना था तो म्यांमार ने हमें अपनी ज़मीन से उस पर ऑपरेशन करने के लिए अधिकार दे दिया था। आप लोगों को इस केस के बारे में शायद नहीं पता होगा। म्यांमार ने अपनी ज़मीन से उस विद्रोही के खिलाफ अटैक करने के लिए हमें अपनी वो ज़मीन दे दी थी। हमारा म्यांमार से रिलेशन इस वक्त ऐसा है, ठीक है। ऑल्दो एक वक्त ऐसा था जब आंग सान सू की आंदोलन करती थी और भारत जो है, क्योंकि म्यांमार में आपको पता है कि मिलिट्री गवर्नमेंट है और बार बार कभी मिलिट्री गवर्नमेंट आई, फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक भी आई, फिर वापस तख्ता पलट हुआ, मिलिट्री गवर्नमेंट आई, अभी फिलहाल मिलिट्री गवर्नमेंट है। शुरू में भारत का स्टैंड क्या रहता था म्यांमार को लेकर के कि मिलिट्री गवर्नमेंट है, वी विल नॉट कोऑपरेट, ये वो। पर धीरे धीरे अब देखेंगे आप कि भारत की जो विदेश नीति ना बहुत प्रैग्मेटिक हो गई है, बहुत प्रैक्टिकल हो गई है। अब भारत नहीं ऐसा करता है। अब भारत ज़्यादातर सब मैटर्स में क्या कहने की कोशिश करता है, ये इनका अपना व्यक्तिगत मैटर है, ये अपना पर्सनल मैटर है, ये अपने लेवल पर सॉल्व करें। हाँ, हमारी ये नीति है कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, पर ये इनका व्यक्तिगत मैटर है। कहीं ना कहीं आप इसे ये समझिए कि ये जैसे आप भारत पाकिस्तान की बात करें, अगर मान लीजिए हम भी किसी भी देश के मैटर में अगर घुसेंगे, बात करेंगे, तो दूसरे देश भी हमारे मैटर में घुसेंगे। अगर हम ये स्टैंड रखेंगे कि भाई ये आपका व्यक्तिगत मैटर है, तो हमारे मैटर में भी कोई बोलने से पहले सोचेगा, भारत ये जवाब दे सकता है ये हमारा व्यक्तिगत मैटर है। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, हमारा इनका रिलेशंस अच्छा हो एक साथ में। टू फाइंड आउट द अल्टरनेटिव्स ऑफ द ट्रेडिशनल बिजनेस पार्टनर्स, हमें परंपरागत बिजनेस पार्टनर्स मिले, लाइक मोर फोकस ऑन द पैसिफिक कंट्रीज इन एडिशन टू द साउथ ईस्ट एशियन countries to curb the increasing impact of China in the ASEAN region। ASEAN region में क्या चाहते हैं हम लोग, चाइना जो है उसका जो प्रभाव है वो उसको रोका जा सके, ठीक है। Experts say that under the Act East policy the government is relying on the 3 C's, जो मैंने आपको पहले ही बताया, 3 C पे बात कर रही है। मेन फायदा क्या होगा, अंडर Act East policy the Indian Japan strategic partnership has been lifted to an entirely new level, अंडरस्कोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक। ध्यान रखिए बेटा, इंडो पैसिफिक रीजन इस वक्त विश्व का सबसे ज़्यादा कोर एरिया में से गिना जा रहा है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन वो रीजन है जिसके अंदर पहले इसका नाम इंडो पैसिफिक नहीं था ना, पहले एशिया पैसिफिक कहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसका नाम इंडो पैसिफिक हो गया है और भारत जो है उसका नाम सेंटर में लेकर के लिया गया है और अमेरिका ने भी इस नाम पर मोहर लगा दी है। मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली ये एरिया जो है वो अपने आप में विश्व में मेन सेंटर में आ गया, क्योंकि आप देखेंगे मलक्का स्टेट, होर्मुज है ना, आपका इधर वाला जो एरिया पूरा, इसमें पैसिफिक भी कवर होगा, पूरा इंडियन भी कवर होगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप समझ ले विश्व का 80% ट्रांसपोर्टेशन जो है इस रूट को यूज़ करते हुए होता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और इस एरिया के अंदर सेफ्टी बनाए रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारत ने बार बार इसके बारे में क्या स्टैंड रखा है, अगर आप देखेंगे तो भारत का हमेशा इसके बारे में एक ही स्टैंड रहा है। क्या भारत ने क्या कहा, हमारा हमेशा से स्टैंड क्या है, इंडिया बिलीव्स इन इंडो पैसिफिक दैट इज फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव। ये वर्ड्स ध्यान रखिए बस। भारत ने हमेशा कहा इंडो पैसिफिक के लिए कैसा होना चाहिए, फ्री हो, ओपन हो, इंक्लूसिव हो। मतलब हमारे इंडो पैसिफिक के अंदर फ्रीली मूवमेंट हो सके, ओपनली हो सके और इंक्लूसिव समावेशी हो, हर किसी को साथ लेकर के। यूएन क्लॉज का नाम आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा। यूएन क्लॉज वो समझौता है, यूएन की वो संधि है जिसके द्वारा आप अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में कैसे नेविगेट करते हैं, कैसे मूव करते हैं, उसके नियम आप पे लगते हैं। भारत यूएन क्लॉज का सम्मान करता है और उसी के तहत भारत कहता है कि फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव होना चाहिए। एंड वन दैट इज फाउंडेड अपॉन अ कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव रूल्स बेस्ड ऑर्डर। और आप कैसा कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करें, आसियान सेंट्रलिटी रिमेन्स द अबाइडिंग कंटेम्प्रेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडो पैसिफिक एट द रीजनल लेवल। आप अगर रीजनल लेवल पर देखें तो एशिया, आसियान कंट्रीज जो हैं, आसियान कंट्रीज तुमको पता चल रहा है ना, आसियान कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सारी, इनका जो एसोसिएशन है अपने आप में ये मेन कंटेंट है उस एरिया में। India has placed the Indo-Pacific at the heart of its engagement with the country of South East Asian, East Asia। चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे दक्षिणी एशिया हो, चाहे दक्षिण पूर्व एशिया हो, चाहे पूर्वी एशिया हो, पूरे एरिया में हम लोग इंडो पैसिफिक को ही सेंटर में रह करके सारा काम। सो साउथ ईस्ट एंड ईस्ट ग्रेजुअली एक्ट ईस्ट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म इनटू एक्ट इंडो
बात समझ गया? एक्ट ईस्ट अब किस में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है? एक्ट इंडो पैसिफिक में। क्योंकि भारत क्या कह रहा है कि मैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जितने भी देश हैं उन सब देशों को इंडो पैसिफिक को ही टारगेट करके काम। तो आप लोगों को क्वेश्चन मिल सकता है, फटाफट से लिख लीजिए क्वेश्चन। डू यू थिंक दैट एक्ट ईस्ट पॉलिसी, do you think that Act East policy is nowadays converting into Indo-Pacific? Converted into Indo-Pacific.